हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रहलाद शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड विथ सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट डिसीजेस और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न लाइफ स्टाइल हमें नेचर से दूर ले गई। नेचर से दूर ले जाने के कारण हमारी जो लाइफ स्टाइल की वजह से आजकल हार्ट डिसीज पहले के कंपेयर में अब काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम इन हार्ट डिसीजेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है? जब चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले हार्ट का ही फॉर्मेशन होता है। तो डेवलपिंग चाइल्ड के अंदर दूसरी एक्टिविटी तो बाद में होती है, सबसे पहले उसके अंदर हार्ट बीट स्टार्ट होती है। तो हार्ट एम्ब्रियो जब बनता ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता, उसके पहले बन के तैयार हो जाता है। और जब तक कोई भी पर्सन सर्वाइव करता है तब तक उसका हार्ट कंटिन्यूअस बीट करता रहता है। ठीक है? अब पूरी बॉडी के अंदर कंट्रोल, पूरी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने का जो काम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही है। पूरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव आउट करना। ऑल दीज आर द एक्टिविटी रिलेटेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के कोर में क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है? अब किसी वजह से हार्ट का फंक्शन अफेक्टेड हो जाए, ड्यू टू द एनी रीजन द फंक्शन ऑफ हार्ट बिकम अफेक्टेड, तो इस कंडीशन को हम हार्ट डिसीजेस के नाम से जानते हैं। मेडिकली हार्ट डिसीजेस को हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के नाम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें इन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के ऊपर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमने अपने ब्लड प्रेशर के लिए अलग से एक लेक्चर तैयार किया है, उसमें हमने हाई ब्लड प्रेशर को एक्सप्लेन किया है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो, उसकी जो सिस्टोलिक वैल्यू होती है वो 120 मिलीमीटर लेवल ऑफ मर्क्यूरी होती है और उसकी डायस्टोलिक जो वैल्यू होती है वो 80 मिलीमीटर लेवल ऑफ Hg होती है। तो ये हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू है। और यदि किसी वजह से ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो जाए और मेडिकल टर्म में हमारा 140/90 ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज ब्लड प्रेशर। इसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं या इसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने के कई रीजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओबेसिटी हो गया। ठीक है? इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल की हाई वैल्यू होगी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, या फिर इसका जो रीजन हाइपर कैलेस्ट्रोमिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाना ब्लड में, एक ही बात है। या इसके अलावा जो है, मान लीजिए हमारे जो आर्टरीज हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई, अब उनमें प्रॉपर तरीके से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी खत्म हो गई, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। यूजुअली ओल्ड एज में ऐसा होता है जनरली, इसीलिए ओल्ड एज पर्सन में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब ब्लड प्रेशर मैंने पहले ही बताया था, आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि यह एक साइलेंट किलर है। ठीक है? अब साइलेंट किलर है तो क्या करता है, ये कई तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो हमारी हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट आई में देखने को मिलता है। हमारे आई साइट जा सकती है, ब्लाइंडनेस कॉज हो सकता है,
क्योंकि हाई प्रेशर की वजह से हमारे जो आई के रेटिना की जो कैपिलरीज हैं वो अफेक्टेड होती हैं, और हमारे आई के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है उसकी प्रेशर वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा रेटिना जो है वो डैमेज हो सकता है और हमारी परमानेंट आई साइट जा सकती है। एक तो ये रीजन हो गया इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, ग्लोमेरुलस जो है इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, फेलियर होते चले जाएंगे और किडनी फेल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम ये की हो गई। इसके अलावा ब्रेन में ढेर सारी पतली पतली ब्लड वेसल्स, बहुत ही माइन्यूट ब्लड वेसल्स उसके जो सरफेस में प्रेजेंट होती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये ब्लड कैपिलरी ब्रेन की डैमेज हो सकती हैं, और इसकी वजह से हमें स्ट्रोक का अटैक देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूअस हाई ब्लड प्रेशर होने से हमारे हार्ट की जो है वेंट्रिकल का जो साइज है, जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से ये हाई ब्लड प्रेशर काफी नुकसानदायक होता है। अब ये तो हमने इफेक्ट देख लिया कि कहाँ कहाँ हाई ब्लड प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। रीजन ऑफ कॉजिंग फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए कि किस वजह से हाई ब्लड प्रेशर कॉज होता है, और उसके अलावा अब इसे मेंटेन कैसे किया जाए। किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो पर्सन क्या करे, उसे अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, उसे लो कोलेस्ट्रॉल वाला फूड खाना पड़ेगा, उससे ओबेसिटी कम करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। उसे सॉल्ट कम लेना पड़ेगा फूड में, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से लाइफ स्टाइल में चेंज लाकर इस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा मेंटली हैप्पीनेस, एक इमोशनली जो है स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, और फिजिकली स्ट्रेस जो है वो कम रखना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो इजीली मैनेज हो सकती है। तो पहला जो डिसऑर्डर हो गया वो कौन सा हो गया, हमारा हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाइपरटेंशन देखो, हाइपरटेंशन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों के। ये हमने इसे फास्ट इसलिए लिया है क्योंकि ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में ब्लड प्रेशर जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर, उसमें हमने इसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस के बारे में। Next problem is that coronary artery disease. शॉर्ट फॉर्म इसे हम बोलते हैं CAD। या इसे एथ्रियोस्क्लेरोसिस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो इसे हम एथ्रोस्क्लेरोसिस या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज या एथ्रोस्क्लेरोसिस होता है, ये होता क्या है पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है। देखो ये हमारा हार्ट है, सपोज है ये हमारा हार्ट है। ये हमारा हार्ट पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कर रहा है। मेमोरियन हार्ट के पास तो डबल वर्क है, डबल काम है, उसे डबल सर्कुलेशन करना पड़ता है। ठीक है। और राइट वेंट्रिकल के पंपिंग से सिस्टोल से ब्लड कहां जा रहा है, पल्मोनरी जो है आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल से ब्लड कहां जा रहा है,
पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो बेचारा हार्ट हमारा काफी हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। पर अब इसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, इसकी मसल्स लगातार हार्ड वर्क कर रही हैं, इसका मायोकार्डियम लगातार हार्ड वर्क कर रहा है, तो उसे एनर्जी तो चाहिए, उसे ब्लड चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि हार्ट के अंदर हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है। होता क्या है कि वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ब्लड प्रोवाइड करने के लिए क्या निकलता है, एओर्टा जाता है, और एओर्टा में से कुछ आर्टरी निकलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करेंगी कि हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करेंगी। किसको ब्लड सप्लाई करेंगी? हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करेंगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक। अब कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट की वॉल को, ये कोरोनरी मान लीजिए आर्टरी है, और ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक। अब यहां पर क्या है, कोरोनरी आर्टरी में आप क्या देखेंगे कि इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? अब देखो इसमें कई तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। जैसे जैसे इसमें नेरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो गया। कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई? नैरो हो गई, छोटी हो गई, इसका डायमीटर कम हो गया। अब नैरो होने से क्या हो जाएगा? नैरो होने से ब्लड की सप्लाई जो हार्ट की वॉल को जा रही है ना, वो कम होगी। क्या हो गया? नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो गया। अब नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी की वजह से क्या होना है? हार्ट की वॉल को ब्लड जो मिल रहा था वो पहले से कम ब्लड मिलेगा कि पहले से ज्यादा ब्लड मिलेगा? हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करने के लिए कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। ये नैरो हो गया। अब ये नैरो हो गया तो हार्ट की वॉल को ब्लड कम मिलेगा। अब हार्ट की वॉल को ब्लड कम मिलेगा तो वो हार्ट जितनी इफिशियंसी के साथ काम कर रहा था उतनी इफिशियंसी के साथ वो काम नहीं करेगा। मान लीजिए कोई लेबर है, उसकी वर्किंग इफिशियंसी, मान लीजिए उसकी जो है डोज खाने का वो 10 चपाती खाता है, आप उसको 4 चपाती दो, तो वो उतनी इफिशियंसी के साथ वर्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस कोरोनरी जो आर्टरी डिसीज होती है, जिसे हम सीएडी के नाम से जानते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं, तो यहां पर होता ही है या तो क्या हो जाए कि कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाए, या फिर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। अब फैटी सब्सटेंस जो है डिपॉजिट हो गया। अब जैसे मान लो यहां पर ये कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी का जो है ये सबसे अंदर का लेयर है जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर, ठीक। ये सबसे अंदर का लेयर है, ये कौन सा है? ये एंडोथेलियम लेयर है। और यहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। यहां पे क्या डिपॉजिट हो गया? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी जो है क्या हो जाएगी, इसमें से ब्लड सप्लाई जो होगी वो अफेक्टेड होगी। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आना है? या तो नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो जाए, या फिर डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस किसी तरह का कोई भी फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया, या मान लीजिए कोई ब्लड क्लॉट बॉडी के अंदर डेवलप हो गया, ठीक है। और ये ब्लड क्लॉट या ये प्लेक्यू हमारा कहां पे जो है आके डिपॉजिट हो गया? यहां पे आके डिपॉजिट हो गया।
कोई प्लेक्यू का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, या यहाँ पर फाइबर्स का डिपोजिशन हो गया, या यहाँ पर कैल्शियम कंपाउंड्स का डिपोजिशन हो गया। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई। जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उससे क्या होना है, देखिए, नेरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी या फिर डिपोजिशन ऑफ एनी फैटी सब्सटेंस या फाइबर्स या कैल्शियम आयन का यदि वहां पे डिपोजिशन हो जाता है, तो इस वजह से क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर का ल्यूमेन है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी सब्सटेंस आया है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कोरोनरी प्लेक्यू के नाम से जानेंगे, या इसे हम एथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक्यू के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, एथ्रोस्क्लेरोसिस प्लेक्यू के नाम से जानेंगे। तो ये यहाँ पर डिपोजिशन हो गया। अब डिपोजिशन की वजह से क्या होगा, हार्ट को ब्लड कम सप्लाई होगा, हार्ट की वॉल को ब्लड की सप्लाई कम होनी। अब जब हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम होगी तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज या एथ्रोस्क्लेरोसिस क्यों होता है, उसके रीजन क्लियर हो गए। या तो नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो जाए, या किसी तरह कोई भी फैटी सब्सटेंस या फाइबर्स या कैल्शियम आयन का वहां पर डिपोजिशन हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आना है, अब देखिए ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है, तो उसकी वजह से अब क्या होगा, अब हार्ट से रिलेटेड ऑब्स्ट्रक्शंस या जो ब्लड की सप्लाई है उसकी वजह से आपको ढेर सारे हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। और यहां पे क्या हुआ, obstruction in जो ब्लड की सप्लाई है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उसमें प्रॉब्लम आ गया, और इस वजह से ये प्रॉब्लम कितना सीवियर है, रुकावट कितनी प्रोडोमिनेंट है, उसकी वजह से क्या होगा, उस बेसिस पर हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस वजह से हमको डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के बेस पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, मान लीजिए कि जो भी प्लेक्यू है वो छोटा है, तो क्या होगा कि हार्ट की वॉल को ब्लड मिलता रहेगा पर कम अमाउंट में मिलेगा ना, तो उसकी वजह से कौन सा प्रॉब्लम आना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आना है कौन सा, माइल्ड चेस्ट पेन का प्रॉब्लम होगा। और माइल्ड जो चेस्ट पेन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ये जो हल्का सा पेन होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, चेस्ट में जो भी पेन होता है जो हार्ट की वजह से कॉज होता है इसे हम एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। तो माइल्ड चेस्ट पेन होगा जिसे कि हम एंजीना पेक्टोरिस के नाम से जानेंगे। और मान लीजिए ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है, अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन काफी बड़ा है, रुकावट काफी ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ना उस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसे हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं जनरल लैंग्वेज में। मेडिकल लैंग्वेज में इसको हार्ट अटैक नहीं बोलते, पर जनरल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं,
हार्ट अटैक। और मेडिकल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज किया जाता है वो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से। क्या बोलेंगे इसे हम? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें किस तरह का जो है आपको ईसीजी देखने को मिलेगा? इस तरह का ईसीजी देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको ईसीजी यहां पर देखने को मिलेगा। तो यदि ब्लड थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइल्ड चेस्ट पेन बोलते हैं। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे हम एंजिना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। और मान लीजिए रुकावट काफी ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन काफी बड़ा है, तो उसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है? हार्ट में होने वाला जो भी पेन है जो लेफ्ट साइड में होता है, इसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, जब इनिशियली पर्सन कोई एक्सरसाइज करेगा, रनिंग करेगा, तो उसके चेस्ट में काफी तेज पेन होगा, क्योंकि उस समय हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें पेन होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ठीक है। दूसरा, यदि रुकावट थोड़ी और ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा और ज्यादा है, तो उसे चेस्ट में हमेशा माइनर पेन होते ही रहेगा। ये पेन जो है लेफ्ट साइड के शोल्डर में माइग्रेट कर जाएगा, लेफ्ट हैंड में माइग्रेट कर जाएगा, और लेफ्ट साइड के जो है हेडेक भी इसके देखने को मिल सकता है। किसकी वजह से? मायोकार्ड ये एंजिना पेक्टोरिस के अंदर। ठीक है, ये समझ में आया। और मान लीजिए पूरी रुकावट आ गई, तो क्या होता है कि हार्ट बहुत तेजी से जो है ब्लड को सक करने की कोशिश करता है कोरोनरी आर्टरी में से, तो एबनॉर्मली काफी तेजी से वो बीट करता है और सिस्टोल डायस्टोल करता है। तो ये एबनॉर्मल जो बीट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्रीथलेसनेस आ जाता है, पल्पिटेशन आ जाता है, बहुत तेजी से सांस चलना चालू हो जाती है, और चेस्ट में बहुत भयंकर दर्द होना चालू हो जाता है। ठीक है, और उसे पेशेंट को काफी ज्यादा स्वेटिंग चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना चालू हो जाता है। ठीक है, और बहुत ही भयंकर पेन जो उसके चेस्ट में होता है। तो ये क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। जब मेडिकल में हम डिफरेंट टाइप के कई ढेर सारे हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज है वो क्लियर हो गया। अल्टरनेट नेम क्या है इसका? एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज अलग है, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यह अलग है। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है जरा देखिए। इसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इसका मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। अब ये हार्डनिंग ऑफ आर्टरी क्या है और कैसे होता है? तो एक्चुअली दीज आर प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एजिंग। ये प्रॉब्लम जो है वो एजिंग से रिलेटेड है, बुढ़ापे से रिलेटेड है। अब क्या होता है कि ओवर द ईयर्स, लगातार कई सालों तक जो है क्या होता है कि धीरे धीरे जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर की इलास्टिसिटी खत्म होती चली जाती है। देखिए, हमारी आर्टरी हो या वेन हो, उसमें 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से 3 लेयर होते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एंटीना। ट्यूनिका जो मीडिया होता है उसमें जो है फाइबर, उसमें आप क्या देखेंगे? इलास्टिन फाइबर्स देखेंगे। ठीक है, पर ओवर द ईयर, लगातार सालों तक क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस, क्या होगा कि इसमें लगातार फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा। इसके रीजन क्या होंगे?
कॉजिंग फैक्टर क्या होंगे इसके? कॉजिंग फैक्टर होंगे डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर कैल्शियम। तो क्या होता है, हमारी आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस देखने को मिलता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन दिखाई देता है, या फिर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, और उसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन है, आर्टरी का ल्यूमेन क्या होगा इसकी वजह से, इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये डिपॉजिट हो गए। इन सबको क्या बोला जाएगा? इन सबको बोला जाएगा आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। प्लेग्यू, इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टेरियो स्क्लेरोसिस प्लेग्यू। और इसकी वजह से होना क्या है? इसकी वजह से दो चीजें होनी है। पहला होगा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी, और दूसरा क्या होगा? रैप्चरिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी क्या हो सकती है? रैप्चर हो सकते हैं। जब किसी भी जगह से वो रैप्चर होगी तो क्या होगा? वहां पर ब्लड का क्लोड बनेगा। बॉडी के अंदर ब्लड का क्लोड बन गया, यह ब्लड के अंदर फ्लो होगा, और फ्लो होकर यह जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस डिसऑर्डर। ये भी बहुत ही डेंजरस डिसऑर्डर है। ठीक है, कौन सा? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसके लिए फैटी सब्सटेंस कम खाना चाहिए और कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। इट बिकम क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट एंजिना पेक्टोरिस। Pain in chest, due to heart problem, is known as angina pectoris। तो हार्ट में की वजह से हमारे चेस्ट में जो पेन होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हम एंजिना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई, हमारे हार्ट की वॉल को मोर करेक्टली ब्लड की सप्लाई कम हो गई। क्यों कम हो गई? या तो कोरोनरी आर्टरी में कोई एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक्यू डेवलप हो गया, या फिर कोरोनरी आर्टरी के अंदर हार्डनिंग डेवलप हो गया, या फिर कोई दूसरा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये एंजिना पेक्टोरिस का प्रॉब्लम आता है। अब एंजिना पेक्टोरिस में होता क्या है? एंजिना पेक्टोरिस के अंदर जो है हैवीनेस फील होता है। ऐसा लगता है पेशेंट को किसी ने जो उसके ऊपर वहां पे वेट रख दिया है, वजन रख दिया है, दबा दिया है उसको यहां से, या फिर उसको जो है एक सीवियर पेन होता है, काफी तेज दर्द होता है, जो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में माइग्रेट हो जाता है, लेफ्ट साइड में जो है नेक में चला जाता है और सिर में चला जाता है। इवन लेफ्ट साइड के जो टीथ में भी ये पेन डेवलप हो जाता है। तो इसे हम जो है एंजिना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। कुल मिला के इसका रीजन ये है कि हार्ट की वॉल को ब्लड कम मिल रहा है। ब्लड कम मिल रहा है मतलब कि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, रेस्ट में जनरली एंजिना पेक्टोरिस नहीं होता है, या बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी करते समय देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया, एंजिना पेक्टोरिस समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। देखिए, हार्ट अटैक अलग होता है
और हार्ट फेलियर जो है वो अलग होता है, दोनों में अंतर है। जनरली जो लेमेन होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को एक ही मानते हैं, पर दोनों ही एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो हार्ट फेलियर अलग प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है जरा सुनिए। देखिए, यह एक दिन में होने वाली समस्या नहीं है, यह एक दिन में होने वाला कोई डिसऑर्डर नहीं है। अब देखो, ये हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, कंटिन्यूस बीट कर रहा है, उसके आर्टरी या उसके वेंट्रिकल लगातार कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड हो रहे हैं, सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है। अब क्या होता है, धीरे 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 हमारी ये जो कार्डियक मसल्स हैं, इनमें क्या हो जाता है, ये धीरे 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 इनमें प्रोग्रेसिव वीकनेस आना चालू हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, लगातार इसमें वीकनेस आ रहा है। अब वीकनेस क्यों आ रहा है, वीकनेस का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना। तो हार्ट की मसल्स में प्रोग्रेसिवली वीकनेस आता चला जाता है। ये वीकनेस क्यों होता है, ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से हो जाता है, या ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम जनरली डेवलप हो जाती है। अब इस वजह से क्या होगा, हार्ट की ब्लड को पंप करने की एफिशिएंसी धीरे 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 क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और फाइनली हार्ट बीट करना बंद कर देगा। तो हार्ट, जैसे गाड़ी का इंजन फेल हो जाता है, गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती ना, इसी तरह से जब हार्ट का भी जो हार्ट फेल हो गया तो फिर हार्ट बीट करना कंटिन्यूअस जो है बीट करना बंद कर देगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। ठीक है, तो हार्ट फेलियर समझ में आ गया। अब रीजन ऑफ हार्ट फेलियर क्या हो सकते हैं, ये तो मैंने बताया कि बेसिकली सबसे मेन रीजन है वो क्या है, वो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर के अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि एजिंग। तो प्रोग्रेसिव वीकनेस, ये हमारे जो हार्ट फेलियर के जो रीजन है वो क्या है, हार्ट मसल्स। देखो, हार्ट फेलियर के रीजन वही होंगे जो कार्डियक मसल्स को वीक करेंगे। कार्डियक मसल वीक नहीं होंगे तो हार्ट फेलियर का ही होगा। हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है, कार्डियक मसल्स के वीक होने से। तो इनमें जो प्रोग्रेसिव वीकनेस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ब्लड प्रेशर के कंटिन्यूस ज्यादा होने की वजह से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एजिंग की वजह से आ रहा है, बुढ़ापे की वजह से आ रहा है। और भी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि बच्चों की बात करें तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी एक समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ये समस्या देखने को मिल सकती है, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, या टॉक्सिन की वजह से समस्या क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हीमोटॉक्सिन जो पॉइजन होता है ना, वो इस तरह की प्रॉब्लम जनरली कॉज कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी को रसेल वाइपर ने काट दिया, तो वाइपर का जो पॉइजन होता है वो कैसा होता है, हीमोटॉक्सिन होता है। तो वो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को वो कॉज करेगा। या किसी को बहुत ज्यादा ब्लड की कमी है, मतलब सीवियर एनीमिया है, तो उससे इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका एक रीजन और है, वो है सीवियर एनीमिया। तो सीवियर एनीमिया की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। और इसके अलावा
डिजनरेशन ऑफ हार्ट मसल्स, किसी रीजन की वजह से, जेनेटिकल कोई भी रीजन हो उसकी वजह से डिजनरेशन ऑफ हार्ट मसल हो जाए, उससे भी इस तरह का प्रॉब्लम कॉज हो सकता है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया, हार्ट फेलियर में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब समझिए, किसी तरह का कोई भी ब्लड क्लॉट यदि हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये हमारा एओर्टा जो कि पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस एओर्टा में से सपोर्टेड हमारा क्या है, एओर्टा। तो इस एओर्टा में से एक आर्टरी ब्लड लेके जाती है, किसके लिए जाती है ब्लड लेके, ये जाती है ब्लड लेके किसके लिए, हार्ट के लिए, सॉरी। तो ब्लड लेके कहां जाती है, हार्ट वॉल के लिए यह आर्टरी ब्लड लेके जाती है। तो जो आर्टरी एओर्टा में से निकली और हार्ट की वॉल को ब्लड लेके जा रही है, तो इस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी। तो एओर्टा जिससे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है, तो उसमें से एक आर्टरी निकली जो हार्ट की वॉल को ब्लड प्रोवाइड कर रही है। इस आर्टरी को हमने क्या बोला, कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी में कोई प्लेक्यू आ गया, कोई ब्लड का जो है डिपोजिशन आ गया, कोई देखिए कोई ब्लड क्लॉट आर्टरी के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ब्लड क्लॉट जो आर्टरी के अंदर फ्लो होता है उसे हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब ये जो ब्लड क्लॉट कहां आ गया, कोरोनरी आर्टरी के अंदर आ गया, तो इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो इसमें क्या होगा, हार्ट की वॉल को ब्लड नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह क्लॉट यहां पर कोरोनरी आर्टरी के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने क्या बोला, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के नाम से बोला। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे सही करते हैं, इसको हम सही करते हैं बाईपास सर्जरी के थ्रू। कौन सी सर्जरी इसके लिए करते हैं, बाईपास सर्जरी। तो ये बाईपास जो सर्जरी होती है, इससे इसको सही किया जाता है। बाईपास सर्जरी में हमने क्या किया, जरा देखो, बाईपास सर्जरी में हमने क्या किया कि लेग के पास से हमने एक आर्टरी का पीस कट किया, ठीक है, और उस आर्टरी के पीस को हमने यहां पर इस तरह से बाईपास उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई ब्रिज वगैरह जो है हाईवे पे टूट जाता तो क्या करते हैं, बाईपास रास्ता निकाल देते हैं ना साइड से। उसी तरह से हमने कोरोनरी आर्टरी में यदि कोई क्लॉट आ जाता है तो एक बाईपास हार्ट के लिए सप्लाई प्रोवाइड कर दी, इसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट है और इसके बाद नेक्स्ट है रोमेटिक हार्ट डिसीज। रोमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, देखिए रोमेटिक फीवर की वजह का इफेक्ट हार्ट के ऊपर भी देखने को मिलता है और इस इफेक्ट में बच्चों में भी हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
तो रूमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है कि हमारे जो आर्टियां हैं उनकी जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है। तो आर्टरिया की जो इलास्टिसिटी होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, रोमेटिक हार्ट डिसीज के अंदर। और रोमेटिक हार्ट डिसीज में हम क्या देखेंगे कि हमें जो ईसीजी देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको पी क्यू इलोंगेशन दिखाई देगा। तो रोमेटिक हार्ट डिसीज में आपको क्या दिखाई देगा, पी क्यू इलोंगेशन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पी क्यू इलोंगेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें हार्ट में पेन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ट बीट जो होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोग्रेसिवली जो हार्ट की इफिशियंसी है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी डिसीज हो गई हमारी, ये रोमेटिक हार्ट डिसीज हो गई। इसके अलावा कई बार हार्ट में वाल्व से रिलेटेड कई बार डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। तो वाल्व से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो कई वजह से आ जाते हैं। ओल्ड एज में जनरली वाल्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाय द वे हमारे जो आर्टरी और वेंट्रिकुलर वाल्व ढंग से काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमको जो वाल्वुलर हार्ट डिसीज देखने को मिलती है। तो वाल्वुलर ये हार्ट डिसीज आपको कब देखने को मिलेगी, जब आपके बॉडी हार्ट के वॉल्व सही तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपने ये पढ़ रखा है कि हमारे हार्ट का जो साइनो आर्टरियल जो नोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। बाय द वे कई बार ये ओल्ड एज में एसीएन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से चेस्ट के अंदर एक छोटी सी डिवाइस फिट कर देते हैं जो हार्ट को बीट होने के लिए इंपल्स प्रोवाइड करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आर्टिफिशियल पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो एक तो हो गया हमारा कौन सा पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर, और दूसरा कौन सा, आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होगा, मान लीजिए कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसका ऐसे नोड ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेता है कि हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रही है बिना किसी रीजन के, तो नेचुरली उसको ऐसे नोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ईसीजी लेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि जो टाइम वाला जो डिस्टेंस है वो आपको अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आर्टिफिशियल डिवाइस आती है जिसमें लिथियम की बैटरी लगी हुई रहती है और जिसका लाइफ स्पेन समथिंग 3 ईयर समथिंग होता है। तो उसको जो है लेफ्ट चेस्ट पे फिट कर दिया जाता है और उसके वायर्स को जाके हम ऐसे नोड से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारा जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है वो जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स हार्ट बीट के लिए प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ऐसे नोड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसे भी हम सही कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना सफिशिएंट है। तो हमने लगभग इस चैप्टर के सभी एस्पेक्ट्स पूरे कर लिए। आप सभी लोग जो सिंगेज की पुस्तक है या आपके पास जो भी कोई एमसीक्यू पुस्तक है, भले वो सिंगेज हो या कोई भी हो, एनी टाइप, पर उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। तो उन पुस्तक को आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और कोई भी वहां पे डाउट्स क्रिएट होते हैं तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उनका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट, थैंक यू।